हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को पढ़कर एक इंटेलिजेंट एंड क्लेवर बॉय एंड गर्ल बन सकते हैं। चलिए, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड के लिए है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हम लोग इस वीडियो में उसका अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। ओके, चलिए, हम आपसे आग्रह कर देना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, ज्यादा लेक्चर दिए बिना हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। ओके, चलिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि 3 खनिज अम्ल के सूत्र लिखिए। खनिज अम्ल सभी अम्ल को कहते हैं जिसमें सी ना हो। जिस अम्ल में कार्बन नहीं होता है, जिस अम्ल में कार्बन नहीं होता है उस सभी अम्ल को खनिज अम्ल बनते हैं। जैसे HCl, इसमें कार्बन नहीं है। सी अकेले सी रहेगा नहीं तो बोलिएगा कि CaL है, लेकिन इसको क्लोरीन बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ओके, चलिए, यह तीनों एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का। चलिए, अब आगे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद हो, जिसमें कार्बन मौजूद हो उससे कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो चलिए, कार्बनिक अम्ल में क्या लिख देंगे कि HCOOH। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? तो सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो हम अभी बतलाएं कि एसिटिक अम्ल। ओके, बैटरी अम्ल क्या है? तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, चलिए, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर लेकर चलते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। जिसमें अम्ल, अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जी? तो लवण और जल। तो कौन सा अभिक्रिया हुआ जी? अम्ल भस्म की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो इसमें क्या लिख देंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, चलिए, आगे क्या है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखिए। चलिए, सामान्य लवण में क्या हो जाएगा जी? तो NaCl। क्या इसको हाँ, NaCl भी लिख देंगे। और क्या हो सकता है जी? तो एक और हो सकता है जी कि भास्मिक में हो जाएगा कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अम्लीय में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट अम्ल है, अम्लीय लवण है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भास्मिक लवण है, भास्मिक लवण है। और NaCl साधारण लवण है। ओके, समझ में आया? चलिए, आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आगे की 7 नंबर, 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक? तो CO2 क्या है? क्या है जी? तो अधातु है ना, अधात्विक ऑक्साइड है ना। कार्बन क्या है बताइए? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। तो अधातु का ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड होता है। और अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है जी? अम्ल होता है कि क्षार? तो अम्ल होता है। ओके, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर अम्ल में CO2 को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है जी? तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बनता है जी। तो यह क्या होगा कि अम्ल। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है जी? तो Na2CO3 प्लस किससे करवाना है जी हम लोग को? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो HCl तिरचिन तो क्या बनेगा? तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 क्यों बनेगा जी? क्योंकि यह कार्बोनेट है। अगर रहता कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का जब उदासीनीकरण होता है तो क्या बनता है जी? CO2 बनता है ना। चलिए, आगे क्वेश्चन क्या है कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो NH4Cl क्या है? अम्ल है। तो अम्ल में लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाता है जी? तो लाल। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों के नाम बताइए। तो गृह निर्मित है तो ऐसी हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो है यह सूचक है ना जी, हल्दी। और पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी सूचक है। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा जी? हल्दी और पत्ता गोभी। ओके, आगे क्या क्वेश्चन है कि दो रंगीन पदार्थ हो यानी सूचक के नाम बताइए जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति को बताने में सक्षम हो। तो ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं, हल्दी या पत्ता गोभी। चाहे इसको मतलब कि ऐसे अगर दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे कि लिटमस, लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र होता है और एक क्या हो जाएगा जी? तो फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलाइन। ओके, हो जाएगा ना जी। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि किस क्षार, तो जो NH, नहीं रुकिए, नहीं हम बताते हैं कि जो एथी होता है ना कि NH4OH, N N एक सेकंड सॉरी, ऊपर लिखना है। NH4OH, इसका जो अम्लीय विलयन होता है वह क्षारीय नहीं होता है। ओके, मतलब धात्विक आयन नहीं देता है लेकिन क्षार है, क्षार है लेकिन फिर भी धात्विक आयन नहीं देता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो इसमें क्या लिख देंगे जी? बोलिए। तो लिख देंगे ZnSO4 प्लस H2। और इसमें क्या लिखेंगे? FeCl2 प्लस H2। ओके, चलिए यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो अम्लीय। ओहो, इतना अच्छा अच्छा छोटा छोटा अच्छा अच्छा सवाल है। चलिए, पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो हम बताते हैं कि 7 से, अगर यहाँ पर 7 है, 7 से जितना इधर जाइएगा उतना वह विलयन अम्लीय होगा। जैसे कि 6 और 2 में यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो इधर कौन ज्यादा है? तो यह है, तो अम्लीय कौन हुआ? तो 2 वाला। ओके, तो अधिक अम्लीय कौन होगा? तो पीएच 2 वाला। क्या पीएच मान 8 वाले
बिलियन जल से अधिक भास्मिक होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि जल का पीएच मान तो 7 होता है। निम्नलिखित निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनिए। तो यह क्या हो जाएगा जी, NaCl या उदासीन हो जाएगा, उदासीन। और NaHCO3, NaHCO3 क्या है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो भास्मिक है ना, भास्मिक। और MgOHCl यह भी भास्मिक है। गए आप लोग कहेंगे कि अम्लीय है, लेकिन अम्लीय इसमें कुछ नहीं, कि अम्लीय क्वेश्चन पूछा है लेकिन आप अम्लीय इसमें कुछ नहीं बताए हैं। चलिए हम इसको प्रूफ कराते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रूफ एकदम अच्छा से कराएंगे, क्योंकि आप भी संतुष्ट हो जाइएगा। चलिए देखिए क्या था कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन में था कि MgOHCl है ना, देखिए MgOHCl। तो देखिए MgOHCl को हम प्रूफ कराते हैं आपके साथ। MgOHCl में क्या है जी, देखिए भास्मिक लवण में है MgOHCl है, और जो NaHCO3 है वह भी भास्मिक है। इसको भी प्रूफ करा देते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो भास्मिक क्या ना होगा जी। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, उसमें अम्लीय एक भी नहीं है, लेकिन आपको मतलब कि बुद्धू बनाने के लिए दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या करना है जी, तो पूरा करना है। तो हम लोग जरूर पूरा करेंगे, इसमें कहा लेकिन दुकिन की बात है। चलिए क्या है जी, तो है कि एक सेकेंड, Zn प्लस NaOH। तो जो Na है Zn से अधिक क्रियाशील है ना, Na ज्यादा क्रियाशील है, तो Zn कहां से Na को विस्थापित करेगा। तो इसमें क्या रूल लागू होगा जी, तो इसमें डायरेक्ट संयोजन करा देंगे कि Na2ZnO2 प्लस क्या बच जाएगा जी, हाइड्रोजन बच जाएगा ना जी, और यहां पर क्या लिख देंगे 2। ओके चलिए, और इसमें क्या करेंगे कि अदला बदली कर सकते हैं इसके आयनों का, तो लिख देंगे Na2SO4 प्लस CuOH2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, कि जायस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में, जायस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। चलिए इसका अभिक्रिया पहले लिख देते हैं। तो जायस्ता यानी Zn प्लस HCl तिरचिन, तो क्या होगा जी, क्या बनेगा, तो ZnCl2 प्लस H2 बनेगा ना जी। तो जायस्ता द्वारा क्या बोल रहा है, कौन सा तत्व धातु से विस्थापित हो रहा है। धातु क्या है, जायस्ता है ना, कौन सा तत्व विस्थापित हो रहा है, तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, हाइड्रोजन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, एक सूचक का नाम बताइए जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम होता है। बहुत से लड़के यहाँ पर लिख देते हैं पीएच स्केल, लेकिन यहाँ पर स्केल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सूचक की बात किया जा रहा है। तो सभी सूचक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताते हैं, तो लिख देंगे कोई एक सूचक का नाम। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे तो लिटमस लिख देंगे, लिटमस। ओके आगे क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जा रहा है। फिनोप्थलीन को डालने से क्या हो जा रहा है, तो गुलाबी। तो गुलाबी किस में होता है फिनोप्थलीन, तो क्षारीय। तो क्या बोल रहा है कि विलयन
किस प्रकृति का है? तो क्षारीय। ओके, आगे क्या है? रवाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा तथा तुतिया का रासायनिक सूत्र लिखे। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। ओके, और तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ओके, चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? इसमें अभिक्रिया ना होगा जी। चलिए अभिक्रिया को देखते हैं। अभिक्रिया में आखिर क्या है कि सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4 ओके प्लस सोडियम क्या दे रहा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, तो क्या बनेगा जी? तो Na2SO4 प्लस जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन का पीएच मान क्या होगा जी? तो घटेगा ना, घटता है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन अधिक कर देंगे तो एसी क्या हो जाएगा? विलयन क्या हो जाएगा? तो अम्लीय। तो अम्ल का पीएच मान घटता जाता है ना। ओके, चलिए वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण कहलाते हैं उत्फूलन। ओके, पौधों में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? बहुत लोग इसको लिख देते हैं 7, लेकिन यह अच्छा सुटेबल नहीं है क्योंकि किताब में ही आपको दिया रहता है कि 5.5 से 7। इसको हम प्रूफ करा देंगे। चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। अच्छे फसलों के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तो होना चाहिए। ओके, क्या लिख देंगे? 5.5 से 7। दो सूचक का नाम लिखें। क्या लिख देंगे? लिटमस, हल्दी भी लिख देंगे। हल्दी सूचक है ना जी, लौंग भी लिख देंगे। मेरे ऊपर मंजी है ना। चलिए, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाने से आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? क्या मिलाते हैं? KI ओके और I2, दोनों में से कोई एक मिला देंगे तो नमक आयोडीन युक्त बन जाएगा। एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखिए। प्रस्वेद लवण यही ना होता है जी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है जी? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है यार। बन गया। मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूं कि जिन जिन शेर और शेरनियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूं। मैं भी मोटिवेट हूं आपके जैसे ही। ओके, चलिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन के हम लोग आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, चलिए लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। चलिए, क्या है दिया है? निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू के रस। तो नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। तो इसके लिए हम बना दिए हैं पूरा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए, क्या क्या है जी इसमें कि नींबू का रस, तो नींबू के रस में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। ओके, आगे क्या है? इमली। तो इमली में कौन सा होता है? तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है? तो एसिटिक अम्ल। विटामिन सी की गोली में क्या होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध में क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो देखिए, रुकिए ऐसे इसको कर देते हैं, नहीं हो रहा है, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल। तो चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2PO4। ओके, और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2CO3। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आगे क्वेश्चन है कि क्या होता है, क्या होता है पैसे का, नहीं वो नहीं, पैसा वाला बात नहीं है यहाँ पर, ये है क्या होता है जब, जब यानी तब। पहला क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होगी, तो जस्ता क्या करेगा जी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जस्ता सल्फेट, जिंक सल्फेट, चाहे जस्ता नहीं लिखते हैं, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा जी। तो देखिए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जस्ता से होती है तो जिंक सल्फाइड बनता है, ओके, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और इसका समीकरण लिख देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 प्लस Zn यानी जिंक या जस्ता, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। मुक्त का तीर चिन्ह ऊपर क्यों दे दिए हैं, ओके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो इसको भी वैसे ही एकदम एक ही है दोनों। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम से होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ओके, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl प्लस मैग्नीशियम, तीर चिन्ह क्या बन जा रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यानी मुक्त हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में ही है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम से के साथ होता है, तो यही बात है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सॉरी हम ही खुद ऐसी हो गए हैं, क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है प्लस एल्युमिनियम, तो Al तीर चिन्ह Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, तो संतुलित कर लेंगे, ओके। हम लिख नहीं पाए हैं, सॉरी इसके लिए। आगे क्वेश्चन क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है, तो आइए इसको लिखते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब लोहा से होती है तो फेरस सल्फाइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सभी में यही काम होता है जी, 3 नंबर क्वेश्चन में इसी को बनाकर लिखना है। क्या लिख देंगे इसका समीकरण, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और लोहा का क्या होता है Fe, तो इसको तीर चिन्ह, तो आगे क्या बनेगा कि क्या बन रहा है, फेरस सल्फाइड, तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यानी मुक्त हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 5 नंबर नहीं 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है, तो आइए यदि आप इस शब्द को लिखते हैं तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। मैं बतला देना चाहता हूँ, देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे कि दिए गए प्रश्न में दुर्बल शब्द का अर्थ यह है कि एसिटिक अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, जबकि अमोनिया जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, ओके। यहाँ पर अम्ल जो होता है, अम्ल हाइड्रोजन ना मुक्त करता है, और जो अमोनिया है, अमोनिया भस्म है, तो यह कम मात्रा में मुक्त करेगा, तो क्या मुक्त करेगा जी, तो हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल, लेकिन यहाँ पर सांद्र नहीं है, यहाँ पर हम ऐसी बात किए थे भारतीय भवन के ऐसी से, तो बोल रहे थे कि नहीं सांद्र नहीं होगा, दुर्बल होगा, ओके।
तो इसको क्या लिखेंगे, प्रबल अम्ल एवं सांद्र अम्ल में अंतर। तो लिखेंगे कि प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में निम्नलिखित अंतर है, चाहे भेद या अंतर है। प्रबल अम्ल में लिख देंगे हम लोग, इसका परिभाषा लिख देंगे, वह अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल में क्या लिख देंगे, इसका भी परिभाषा लिख देंगे, जबकि वह अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसके बाद वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिए हैं, 2 नंबर में लिख देंगे इसी में कि सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल में क्या क्या आता है जी, HCl, H2SO4, HNO3 आता है ना जी। और इसमें क्या लिख देंगे, दुर्बल अम्ल में जबकि सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, तो HCOOH, COOH, ऑक्जेलिक अम्ल, तो यह कमजोर होता है यानी दुर्बल होता है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में ही क्वेश्चन है, 2 नंबर कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में निम्नलिखित भेद है, में भेद निम्नलिखित है। ओके, प्रबल भस्म वह भस्म जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। और दुर्बल भस्म में हम लोग क्या लिखेंगे कि जबकि वह भस्म जो जल के में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कम मात्रा में जो देगा वह दुर्बल होगा। ओके, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। और इसमें 2 नंबर में लिखेंगे कि अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म होते हैं। जबकि इसमें लिखेंगे दुर्बल में, जबकि कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड, यहाँ पर थोड़ा सा एथी हो गया है, सॉरी, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड दुर्बल भस्म होते हैं। और एग्जांपल दे देंगे कि NaOH सोडियम अधिक क्रियाशील होता है ना, तो इसका ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म होगा। और KOH, और दुर्बल में क्या आ जाएगा, CaOH होल ट्वाइड, MgOH होल ट्वाइड, इत्यादि इत्यादि डाल देंगे। ओके ओके ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे है। आइए इसको कैसे लिखेंगे, कार्बोनेट का उदासीनीकरण करने पर प्रतिफल के रूप में लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण करने पर प्रतिफल के रूप में केवल क्या बनता है जी, तो लवण तथा जल बनता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है नहीं, तो भिन्न हुआ ना जी। तो इसीलिए कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से बिल्कुल भिन्न है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है 7 नंबर कि पीएच प्रतीक में P तथा H का संकेत क्या संकेत करते हैं, पीएच स्केल क्या सूचित करता है। आइए इसको ऐसे लिखेंगे कि पीएच प्रतीक में P की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंस से हुई है, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। इसी प्रकार पीएच प्रतीक में H का व्युत्पन्न शब्द हाइड्रोजन है, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। और इसी में एक क्वेश्चन है और कि पीएच स्केल क्या सूचित करता है जी पीएच स्केल। आइए हम बताते हैं क्या क्या सूचित करेगा रे तू, हम बतलाएंगे। चलिए, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन द्वारा विलयन की प्रकृति को दर्शाता है। विलयन की प्रकृति यानी कि अम्ल है कि क्षार है कि भस्म है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि 5 बिलियन ABCDE को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन बिलियनों का पीएच मान 3 इतना 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 पाया गया। कौन बिलियन क्या है, आइए आप पहले इसको ऐसी डायग्राम बना लेते हैं। ओके,
तो डायग्राम बनाएंगे तो इसमें डायग्राम में क्या क्या लिखेंगे जी? तो जो ए है, ए का कितना है जी? तो 3 है। बी है तो बी का कितना है? सॉरी, ऊपर लिखना है। बी का 1 है और सी का 12 और डी का 7। ओके। और ई का कितना है जी? तो ई का है 9। ओके ओके। चलिए तो देखते हैं कि 1 नंबर में क्वेश्चन में है कि उदासीन है तो कौन उदासीन होगा जी? तो जिसका पीएच मान क्या होगा जी? तो 7। तो इसमें पीएच मान किसका 7 है जी? तो डी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो जो उदासीनी वाला पूछ रहा है तो इसमें लिख देंगे डी। प्रबल क्षारीय, तो जो प्रबल क्षारीय जिसका मान सबसे अधिक होगा, सबसे मान इसमें अधिक क्या है? तो 12 है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय हुआ ना जी, सी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? तो सी। ओके। और इसी में है और भी क्वेश्चन कि प्रबल अम्लीय, अम्लीय यानी जिसका सबसे कम है, सबसे कम क्या है? तो 1। तो 1 का क्या है? बी। तो बी में हो जाएगा प्रबल अम्लीय। ओके। और दुर्बल अम्लीय, दुर्बल यानी 7 के करीब हो, मतलब कि 7 से नीचे ही हो लेकिन 7 के करीब हो। 7 से के नीचे क्या है लेकिन 7 के करीब क्या होगा? तो 3 है ना। 9 हो जाएगा, 7 से ज्यादा तो 3 ही ना आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। और दुर्बल क्षारीय, तो दुर्बल क्षारीय क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि यह प्रबल क्षारीय है तो यह दुर्बल क्षारीय होगा ना जी। तो इसका क्या हो जाएगा? यह क्या है इसका नंबर? तो ई है। ओके। आइए अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। 3 अम्लीय विलयन एक्स वाई और जेड का पीएच मान 0, 3 तथा 5 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक है? हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक किसमें है? बताइएगा जी। हेलो, बताइएगा कि किसमें हाइड्रोजन आयन जो है सबसे अधिक है? तो सबसे हाइड्रोजन आयन अधिक किसमें है? तो हाइड्रोजन आयन 0 वाला में है। ओके। आप बोलिएगा कि कैसे 0 है? तो 0 का तो नहीं होगा ना। नहीं 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 नहीं, 7 से नीचे वाला जो जितना होता है इधर, तो यह अधिक प्रबल होता है, होता जाता है ना। 0 से शुरू होता है तो यह अधिक प्रबल हुआ ना। तो यह क्या होता है? अम्ल। तो अम्ल में क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयन। तो इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन होगा ना। समझ में आया? ओके। सबसे हाइड्रोजन आयन अधिक किसमें है? तो 0 वाला में, यानी 0 किसका है? तो एक्स का है। और किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम है? कम। तो कम ऊपर जितना जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कम होता जाता है। ओके। क्योंकि 7 के बाद हाइड्रोक्साइड आयन आने लगता है, आने लगता है ना जी, क्योंकि वह भस्म बन जाता है। तो सबसे कम 3 के बाद क्या आ रहा है? तो 5। 5 में लिखेंगे। 5 का क्या है? तो जेड। तो इसका क्या होगा? जेड। और इसका क्या होगा? तो एक्स। ओके। अब आगे नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आगे कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? क्योंकि मिट्टी का पीएच मान घट जाता है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। आइए हम लिख कर आपके लिए रखे हुए हैं बहुत अच्छे शब्दों में। चलिए, मिट्टी में अधिक मात्रा में उर्वरक मिलाने से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है। उर्वरक क्या होता है जी? तो वही यूरिया, डीएपी जो हम लोग खेत में एथी करते हैं, मिलाने से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है। अर्थात मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, अधिक अम्लीय हो जाएगी, जिससे उस मिट्टी में फसलों की वृद्धि संतोषजनक नहीं हो पाती है। नहीं ना होगा जी। जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो उसमें होगा नहीं। तो अतः मिट्टी में बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को खत्म चाहे कम करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। ओके। चूना मिलाएंगे तभी ना मिट्टी का पीएच मान कम होगा जी।
तो अभी ना 5.5 और 7.0 के बीच आएगा तो फसल की वृद्धि पे अच्छा होगा। ओके, चलिए। अम्ल पित्त यानी गैस्ट्रिक डिजीज का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है। बताइए, तो बताइए अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय? तो 1 और 3 है, इसी के बीच है, तो क्या होगा जी? 7 से कम ना है जी, क्या होगा? तो अम्लीय। ओके, अम्लीय होगा ना जी। और अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? किस पदार्थ के कारण होता है जी? तो कोई पदार्थ अम्ल है, किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आयन के कारण। ओके, अब उसमें बायोलॉजी का नहीं चले जाएंगे बकलोल वालों, आप हम जानते हैं आप बकलोल नहीं है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो अग्निशामक यंत्र में क्या क्या रहता है जी? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है ना जी। तो इसमें अभिक्रिया केवल रासायनिक अभिक्रिया दर्शाना है, तो केवल रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, तो अभिक्रिया कर क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट और जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पर आग लग गया तो इसके चारों ओर ऐसे घेर लेता है, और जो जल रहता है ना, जल का बूंद पड़ेगा तो पड़ेगा जब आग पर, तो ऐसी है कि बुतेगा ही, बुतेगा ना। चलिए पटीदार के यहाँ ऐसी लगा लिया जाए आग। नहीं, नहीं करना चाहिए, पटीदार भी अपने ही आदमी होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? उत्फुलन प्रदर्शित करने वाले यौगिक का नाम लिखे, एक अभिक्रिया देकर इसे समझाइए। चलिए अभिक्रिया जरूर देंगे जी, इसके लिए लिखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ने पर रावाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाता है, उत्फुलन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? लिख देंगे, उसे उत्फुलन कहते हैं। ओके, चलिए तो अभिक्रिया देना है ना, तो अभिक्रिया में क्या लिख देंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O, उष्मा जब पड़ेगा तभी ना, जो खुला वायु में छोड़ देंगे तो वायु में उष्मा रहता है ना जी, तो उड़ेगा ना। तो Na2CO3 इंटू 2H2 क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसका क्या नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है, तो पीएच मान ज्ञात करें। विलयन की प्रकृति क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? चलिए इसको, या न्यूमेरिकल के तौर पर होए तो इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे मैथमेटिक्स भाषा में, कि दिया गया है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है ना। पीएच मान निकालने के लिए तो क्या होता है? तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कितना दिया गया है? तो 10 के पावर -5, तो 10 के पावर -5, तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए इसको आगे स्टेप में लेकर चले जाएं। चलिए 10 के पावर हो जाता है लॉग 10 के पावर 5, तो यह 5 इधर आ जाता है, तो 5 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? लॉग 10। तो लॉग 10 का मान होता है 1, तो 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा ना जी। तो इसका पीएच मान कितना हुआ? तो 5। तो चलिए, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो अम्लीय। चलिए इसी को लिख दीजिएगा, विलयन का पीएच मान 5 तथा विलयन की प्रकृति अम्लीय है। मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, जरूर 2 अंक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह 2 अंक में पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? यौगिकों से संबंध उनके उपयोग को स्थापित कीजिए। ओके, चलिए सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा, तो हाँ धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा से क्या करते हैं? कपड़ा ना साफ करते हैं, तो यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे कपड़ा साफ करने के लिए। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा,
तो खाने वाला सोडा से क्या बनता है, तो बेकिंग पाउडर बनता है। ओके। और प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचा बनाया जाता है, मूर्तियों का सांचा बनाया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति का अगर हाथ पैर टूट जाता है तो उसके हाथ में मतलब कि ऊपर से लगाकर सांचा बनाया जाता है ना, कि उस पर कोई अन्य प्रभाव न पड़े, तो सांचे बनाने में। चलिए, सुमेलित हो गया, मिलान हो गया। ओके ओके ओके। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अंतिमो है और लास्ट तो है यार। अंत भला तो सब भला, अंत ना भला तो कुछ भला नहीं। तो भला हम करेंगे, तलवार भी करेंगे और छुरी भी करेंगे, लेकिन मारपीट से नहीं। चलिए भला करेंगे केवल। चलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों को के नाम लिखे। नाम लिखना है। ओके, केवल नाम लिखना है। तो 16 का 1 नंबर में लिखेंगे जो एक क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल भी बनता है ना जी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, का निर्माण होता है। ओके। और इसी में क्वेश्चन एक अंत में है, उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रासायनिक समीकरण लिख देंगे, टेंशन क्या है जब हम जानते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जब गर्म किया जा रहा है, या त्रिभुज जो दिया जाता है ना, तो केमिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है गर्म। ओके। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके ओके। चलिए खत्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए टाटा गुड बाय। चलिए, लेकिन आप लोगों से मैं बोल देना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अगर थोड़ा सा भी बेहतर लगा हो यह वीडियो तो। ओके, चलिए।